डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं कार्यविधि। यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं कार्य विधि। यानी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी। अब देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को समझने से पहले हमें यह समझना है कि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, यानी व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र संसाधनों के उपयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, समय के साथ उत्पादन और कल्याण की वृद्धि तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण चिंता के अन्य जटिल मुद्दों की एक बड़ी विविधता के लिए कमी और उसके निहितार्थ का अध्ययन है। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला यानी इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं हम दो भागों में। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म और एक है व्यापक यानी व्यष्टि और समष्टि। इसे सूक्ष्म भी बोलते हैं, इसे व्यष्टि भी बोलते हैं। सूक्ष्म, व्यष्टि और इसे व्यापक और समष्टि। अब देखिए, सर्वप्रथम हम जो अध्ययन करेंगे वह सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे या व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे या माइक्रो इकोनॉमिक्स में तीनों ही वर्ड एक ही हैं। उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक मीन्स बड़ा, समष्टि संपूर्ण, सूक्ष्म छोटा, व्यष्टि छोटा। अब देखिए, सर्वप्रथम हमें समझना है कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जब दो शाखाएं होती हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो देखिए सर्वप्रथम अब आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसमें 1933 में यानी 1933 में सबसे पहले ओस्लो विश्वविद्यालय, नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। और रैगनर फ्रिश ने ही अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा था। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यानी इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत या इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का या आर्थिक क्रियाओं का
अध्ययन किया जाता है। जैसे एक फर्म, एक उद्योग या कीमतों का निर्धारण, उपभोक्ता के उपभोग की समस्या आदि। इसे हम कीमत सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। अब सर्वप्रथम हम जब अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अर्थशास्त्र का जो इतिहास है वह इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, करीब 200 वर्ष पुराना है। यदि मानव विकास के क्रमिक इतिहास पर हम दृष्टि डालें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल से ही समाज तथा अर्थशास्त्र का अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। अर्थशास्त्र का जन्म 1776 में यानी 1776 में तब हुआ जब एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध बुक थी या जो पुस्तक है वह थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों की संपत्ति के स्वभाव एवं कारणों की खोज। और यह जब इसका प्रकाशन हुआ सन 1776 में, 1776 तक एडम स्मिथ एक ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने अर्थशास्त्र को सुव्यवस्थित तथा मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसीलिए एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। अब देखिए, इसके जो अध्ययन करते हैं वह अध्ययन हम 5 अवस्थाओं में करते हैं। और पहली जो अवस्था है वह है, यानी प्रथम स्टेज वह है, इस स्टेज में आदिम युग के नाम से पुकारा जाता है, यानी फर्स्ट स्टेज को आदिम युग के नाम से पुकारा जाता है। इसमें मानव पत्थर के औजारों से जंगली जानवरों का शिकार तथा कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरता था। इसके बाद आती है सेकंड अर्थव्यवस्था, यानी जो सेकंड अवस्था है उस सेकंड अवस्था के अंतर्गत इसमें मानव अधिक शिक्षित एवं सभ्य हो चुका था तथा मानव की आर्थिक क्रियाओं का संबंध धर्म से जोड़ा जाता था। फिर आती है थर्ड स्टेज, यानी तीसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था में इस युग में नए राज्यों का जन्म तथा पुराने राज्यों का विकास हुआ और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को राज्य की नीति के अनुसार या राज्य की नीति के अनुरूप चलाने की व्यवस्था की जाने लगी। फिर आती है चौथी अवस्था और इस चौथी अवस्था के अंतर्गत, यानी इस अवस्था में अर्थशास्त्र ने एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। और जब प्रतिष्ठा प्राप्त की तो फिर क्या हुआ, अमेरिका की खोज हुई और अमेरिका की खोज तथा वैज्ञानिक उन्नति के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को स्वीकार किया जाने लगा
तथा देश को शक्तिशाली बनाने के लिए विदेशों से सोना चांदी के आयात को प्रोत्साहन मिला। कौन सी अवस्था में? चौथी अवस्था में। अब देखिए पांचवी जो अवस्था आती है यानी फिफ्थ स्टेज, और फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, इसमें हम वैज्ञानिक आर्थिक विचारों या वैज्ञानिक आर्थिक विचारधारा के नाम से इसे हम संबोधित करते हैं। और इस युग में डेकार्ट, कांट, ह्यूम, लॉक, विलियम पेटी, रिचर्ड कैंटिलन तथा फंकोई, क्वीन आदि ने अर्थव्यवस्था की सारगर्भित व्याख्या की। अब देखिए पांचों स्टेज में, पहली स्टेज में क्या किया जाता था, मानव कंदमूल फल खा करके अपना पेट भरता था। दूसरी स्टेज में नए राज्यों का निर्माण हुआ और पुराने राज्य जो थे उनमें भी मतलब संबंध होने लगे, थोड़ा धर्म से जोड़ा जाने लगा। और थर्ड स्टेज में आकर के नए राज्यों का जन्म, पुराने राज्यों का विकास हुआ। और चौथी स्टेज में आकर के अर्थशास्त्र में एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे पहचाना जाने लगा। और पांचवी स्टेज में वैज्ञानिक स्टेज आ गई और इसमें अर्थशास्त्र का संपूर्ण तरह से अध्ययन किया जाने लगा। अब देखिए प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन यानी अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं की समस्या क्या क्या रही। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन यानी परिभाषा की समस्या को देखना है कि परिभाषा की समस्या क्या है। तो देखिए किसी भी विषय के अध्ययन के लिए परिभाषा के आधार पर ही उसकी विषय सामग्री, प्रकृति एवं क्षेत्र तथा विषय क्या है और क्या नहीं है तथा उसकी परिधि की जानकारी के लिए स्पष्ट परिभाषा नितांत आवश्यक है। प्रोफेसर कीन्स ने अर्थशास्त्र के परिभाषा से अपना गला घोंट दिया है, यह कहा, यानी प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। इसके बाद में आप देखेंगे एक प्रोफेसर एरिक रोल हुए और एरिक रोल ने कहा जबकि किसी भी विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा का जानना अत्यंत आवश्यक है। यह किसने कहा? एरिक रोल ने। तथा उन्होंने यह भी कहा है कि जितना कि किसी खेत पर कृषि करने से पहले उसकी सीमाओं को जानना आवश्यक है, उसी तरह से अर्थशास्त्र को जानने के लिए उसकी परिभाषाओं को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं यानी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम 5 भागों में बांटते हैं। और 5 भागों में बांटने से पहले यह भी देख लें कि अर्थशास्त्र को जो 5 भागों में बांटा है वह कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली परिभाषा आती है धन संबंधी परिभाषाएं। कौन सी? धन संबंधी परिभाषाएं। दूसरी जो है, पहली धन संबंधी, दूसरी कौन सी है? दूसरी जो परिभाषा है वह है कल्याण संबंधी परिभाषा। कौन सी? कल्याण संबंधी परिभाषाएं। तीसरी जो परिभाषाएं हैं वह परिभाषाएं हैं आपकी दुर्लभता
या सीमितता संबंधी परिभाषाएं हैं। दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषाएं। चौथी जो परिभाषा है वह है आपकी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। कौन सी? आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। इसके बाद पांचवी जो है वह पांचवी अर्थ वो परिभाषा है विकास केंद्रित परिभाषा। कौन सी? विकास केंद्रित परिभाषाएं। अब देखिए धन संबंधी जो परिभाषाएं हैं यानी वेल्थ डेफिनेशन, यह धन संबंधी जो परिभाषाएं हैं वह एडम स्मिथ की और आपके जेबी से सीनियर, जे बी से कॉमा सीनियर कॉमा जे एस मिल, जे एस मिल, इनकी जो परिभाषाएं हैं वह धन संबंधी परिभाषाएं हैं। कल्याण संबंधी जो परिभाषाएं हैं वह मार्शल, पीगू और कैनन की। किसकी? मार्शल कॉमा पीगू कॉमा कैनन। और तीसरी जो परिभाषाएं हैं दुर्लभता संबंधी या सीमितता संबंधी जो परिभाषाएं हैं, यह परिभाषा है प्रोफेसर रॉबिन्स की। किसकी? रॉबिन्स। रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। इसके बाद चौथी जो परिभाषा है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, यह परिभाषा है जे के मेहता की। किसकी? जे के मेहता। और पांचवी जो परिभाषा है जिसे विकास केंद्रित परिभाषाएं बोलते हैं, यह के जी सेठ, हेनरी और सैमुएल्सन है। यानी के जी सेठ, हेनरी और सैमुएल्सन। अब देखिए इन पांचों प्रकार की परिभाषाओं को देने वाले जो भी अर्थशास्त्री हैं मैंने उनके समक्ष नाम लिखे हैं। धन संबंधी परिभाषाएं एडम स्मिथ, जेबी से सीनियर, जे.एस. मिल की हैं। कल्याण संबंधी जो परिभाषाएं हैं प्रोफेसर मार्शल, पीगू और कैनन की हैं। दुर्लभता या सीमितता संबंधी जो परिभाषाएं हैं वह प्रोफेसर रॉबिन्स की हैं। आवश्यकता विहीनता संबंधी जो परिभाषा है वह जे के मेहता की है। और विकास केंद्रित जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को देने वाले तीन अर्थशास्त्री हैं के जी सेठ, हेनरी और सैमुएल्सन। अब देखिए सबसे पहले हम धन संबंधी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे कि धन संबंधी परिभाषाएं क्या हैं। चलिए, धन संबंधी जो परिभाषाएं हैं यानी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, और इस वर्ग की सभी परिभाषाएं अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानती हैं। क्या करती हैं? यानी धन संबंधी जो परिभाषाएं देने वाले जितने भी अर्थशास्त्री हैं वह सभी अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को धन संबंधी विज्ञान मानते हैं।
इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों का नेतृत्व जो किया वह एडम स्मिथ ने किया। किसने किया? एडम स्मिथ ने इस वर्ग की परिभाषाओं का नेतृत्व किया और उनके इस विचार का जो समर्थन किया, वह समर्थन करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वह हैं वाकर, सीनियर, J.S. मिल आदि। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक जो 1776 यानी 1776 में, जिसका शीर्षक क्या था? शीर्षक था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी जो स्वयं में एक परिभाषा है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं उसके कारणों की जांच करता है। क्या करता है? अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं उसके कारणों की जांच करता है। और एडम स्मिथ की जो परिभाषा है, इस परिभाषा में निम्न विशेषताएं निहित हैं। और वह विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहली इसमें जो विशेषता आती है वह है एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है इसके अंतर्गत जो केवल स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता रहता है। प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य उसका धनोपार्जन ही रहता है। दूसरे, धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु है। मनुष्य का स्थान इसमें गौण कर दिया है, मनुष्य का कोई स्थान नहीं रखा है, यानी धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु रखा है। तीसरी इसकी जो विशेषता है वह यह है कि व्यक्ति या व्यक्तिगत समष्टि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि होती है, यह वृद्धि संभव है। चौथी इसकी जो विशेषता है वह यह है कि मानवीय सुखों का एक मात्र आधार धन है। अब देखिए ऐसी परिभाषाओं की आलोचनाएं भी की गई। तो देखिए आलोचना करने वाले जो हैं उन्होंने क्या कहा, यह एक उचित परिभाषा नहीं है क्योंकि इस परिभाषा में मानव कल्याण के स्थान पर धन को अधिक महत्व दिया गया है। धन एक साधन है पर साध्य नहीं है। क्या कहा कि धन एक साधन तो हो सकता है लेकिन वह साध्य नहीं हो सकता। अब देखिए इस आलोचना के बाद में फिर दूसरी जो परिभाषा है वह कल्याण संबंधी परिभाषाएं, जिन्हें हम वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन बोलते हैं। और वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन में कौन है? मार्शल हैं, पीगू हैं और केनन हैं। तो देखिए कल्याण संबंधी परिभाषाओं के अंतर्गत या कल्याण संबंधी परिभाषाओं में धन केंद्रित परिभाषाओं के फलस्वरूप अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान समझा जाने लगा। यानी यह कहा जाने लगा कि यह जो विज्ञान है यह घृणित विज्ञान है। क्यों? इसका कारण क्या था? तो देखिए यह समझा जाने लगा तब मार्शल ने अर्थशास्त्र के स्वरूप को नए दृष्टिकोण से रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया। और उन्होंने नए दृष्टिकोण में क्या दिया? तो प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक, अब देखिए प्रोफेसर मार्शल की जो बुक है उसका क्या नाम है? तो प्रोफेसर मार्शल की जो बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और इसमें
मानव कल्याण को सर्वोपरि माना जाने लगा और मार्शल के विचार में धन साध्य न होकर साधन मात्र है, यह कहा। पीगू, कैनन और विवरेज ने इसका समर्थन किया कि भाई ये बात सत्य है। अब देखिए मार्शल की जो परिभाषा है वह क्या परिभाषा है, तो देखिए अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस अंश की परीक्षा करता है जो क्या है, जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से या उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब देखिए मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इन्होंने जो विशेषताएं दी हैं उनमें सबसे पहली इनकी जो विशेषता है वह यह है कि अर्थशास्त्र वास्तविक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? अर्थशास्त्र मनुष्य की वास्तविक क्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा इनकी जो विशेषता है वह यह है कि अर्थशास्त्र ऐसे मनुष्यों का अध्ययन करता है जो समाज में रहता है। जो समाज से बाहर है उसका अध्ययन नहीं करता। किसका अध्ययन करता है? जो समाज में है उसका अध्ययन करता है। एकांत में रहने वाले मनुष्यों का अर्थशास्त्र विचार नहीं करता है। इसीलिए अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यानी सोशल साइंस है। अब देखिए तीसरी इनकी जो विशेषता है वह यह है कि अर्थशास्त्र साधारण मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि पागल या शराबी कंजूस की क्रियाएं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बाहर हैं। अब भाई यहाँ एक आलोचना इनकी इसलिए भी हो जाती है, ये कहते हैं कि एक तो अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जो समाज में रहता है उसका अध्ययन किया जाता है, एकांत में रहने वाले का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो एकांत में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी तो धन की ज़रूरत होती है। भाई मान लीजिए अगर कोई साधु सन्यासी व्यक्ति है तो वह भी तो पूजा पाठ करने के लिए उसके लिए भी तो धन की आवश्यकता होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि जो पागल व्यक्ति है उसको धन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वास्तविक जीवन में आप देखिए कि लोग पागल होकर के भी भीख मांग रहे हैं, उनके लिए भी धन की ज़रूरत है। शराबी व्यक्ति शराब पिएगा तो सुबह से शाम तक वह भी काम कुछ ना कुछ करेगा, शाम को पैसा लेके आएगा, शराब खरीद लेगा, तो उसने भी तो आर्थिक क्रिया की ना। इस तरह से अब देखिए जबकि ये कहते हैं कि भाई जो शराबी है या जो कंजूस है उसकी जो क्रियाएं हैं वह क्रियाएं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बाहर हैं। तो यहाँ इस बात पर भी एक आलोचना हो जाती है मार्शल की। अब देखिए इनकी चौथी जो विशेषता इन्होंने दी है वह चौथी विशेषता यह है कि अर्थशास्त्र का संबंध मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि के उपायों से है। अब देखिए प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या है, मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि साधनों की प्राप्ति एवं उपायों से होती है। अब देखिए इसकी भी आलोचना की गई और आलोचना जो करने वाले थे वह कौन है? रॉबिन्स ने मार्शल की आलोचना कर दी। अब रॉबिन्स ने क्या कहा, तो देखिए रॉबिन्स ने जो आलोचना की है वह यह आलोचना की है कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने इस परिभाषा की कई कारणों से आलोचना की जो मैंने अभी आपको बताए। फिर भी अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, भले ही कल्याण में वृद्धि हो या नहीं हो। अर्थशास्त्र में सभी
प्रकार के सीमित साधनों से संबंधित आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे भौतिक हों या अभौतिक हों। अब देखिए तीसरी जो परिभाषा है दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषाएं, इन्हें हम सैक्रेसिटी रिलेटेड डेफिनेशन बोलते हैं। और दुर्लभता या सीमितता संबंधी जो परिभाषाएं हैं, यह परिभाषा किसने दी है? रॉबिन्स ने दी है। और रॉबिन्स की जो परिभाषा है, इस परिभाषा को जानने से पहले आप ये देखें कि प्रोफेसर रॉबिन्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विख्यात अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक, अब देखिए इनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस में अर्थशास्त्र को पूर्णतया नया दृष्टिकोण प्रदान किया। किसने? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। अब देखिए प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स के अनुसार जो परिभाषा दी है, वह परिभाषा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताओं को देखते हैं तो देखिए रॉबिन्स ने कई विशेषताएं दी हैं और उनमें हम 5 विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो पहले इन्होंने जो विशेषता दी है वह यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। क्या कहा? मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो इनफाइनाइट हैं, वो सीमित नहीं हैं, अनंत हैं। और जब अनंत हैं, क्योंकि एक आवश्यकता की पूर्ति करते ही मनुष्य की दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है। और जब दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है तो आवश्यकताएं सीमित नहीं होती, बढ़ती जाती हैं, लगातार बढ़ती जाती हैं। आज मेरी इच्छा है कि मेरे पास में एक स्कूटर हो, कल मेरी इच्छा ये हो जाएगी कि भाई स्कूटर से काम नहीं चलता है, अब गाड़ी हो। अब मान लीजिए गाड़ी भी आ गई, कल फिर सोचने लगेंगे गाड़ी भी है, भाई चलो मकान नहीं है मकान बनाओ, मकान बना लिया। फिर उसके बाद में भाई बच्चों की शादी करनी है, उनके लिए भी गाड़ी घोड़ों की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो आवश्यकताएं वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं। और जब ये आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं तो आवश्यकताएं सीमित कहाँ हैं? वह तो बढ़ रही हैं लगातार, तो अनंत हैं। दूसरी इनकी जो विशेषता है वह यह है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए या आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाले जो साधन हैं वह सीमित हैं, वह नहीं बढ़ रहे हैं, साधन सीमित हैं। फिर इनकी तीसरी जो विशेषता है वह यह है साधन केवल सीमित ही नहीं होते बल्कि उन साधनों के विभिन्न वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। और चौथी जो विशेषता है वह यह है कि आवश्यकताएं समान नहीं होती हैं। कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं और आग्रहपूर्ण भी होती हैं। और इसके बाद में 5वीं जो विशेषता है वह उन्होंने जो विशेषता दी 5वीं, वह यह है कि आवश्यकताओं के अनंत होने व साधनों के सीमित होने के कारण व्यक्ति के सामने निर्णय की समस्या रहती है। भाई वह निर्णय नहीं ले पाता पहले कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करूं। यही समस्या आर्थिक समस्या है। अतः मानव व्यवहार के रूप में चुनाव करने की क्रिया को रॉबिन्स ने क्या किया? आर्थिक समस्या का नाम दिया है और यह अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। अब देखिए अर्थशास्त्र की जो मुख्य समस्या है वह उन्होंने जो समझाई है वह कैसे समझाई है देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है
मानव आचरण। क्या आता है? मानव आचरण। इसके बाद क्या आता है? देखिए, मानव आचरण के बाद आता है अनंत आवश्यकताएं। क्या आती हैं? मानव आचरण के बाद अनंत आवश्यकताएं। अब अनंत आवश्यकताओं के बाद में, यानी अनंत आवश्यकताएं हैं, अनंत आवश्यकताओं के बाद में आते हैं आपके सीमित साधन। क्या आते हैं? सीमित साधन। अब देखिए, सीमित साधनों के बाद क्या आता है? सीमित साधनों के बाद आता है आपका वैकल्पिक प्रयोग। क्या आता है? वैकल्पिक प्रयोग। अब वैकल्पिक प्रयोग के बाद में क्या आता है? वैकल्पिक प्रयोग के बाद आता है आपकी आर्थिक समस्या। क्या आती है? आर्थिक समस्या। अब देखिए, क्या है? मानव आचरण, अनंत आवश्यकताएं, सीमित साधन, वैकल्पिक प्रयोग और आर्थिक समस्या। इस टाइप से ये सब खड़े होते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्स की भी आलोचना की गई। अब प्रोफेसर रॉबिन्स की जो आलोचना की गई, उस आलोचना के अंतर्गत देखिए क्या क्या कहा है। मनुष्य की समस्त क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानकर इसके क्षेत्र को आवश्यक रूप से बड़ा कर दिया गया है। दूसरा, इनकी जो आलोचना की गई वह यह है कि परिभाषा अव्यवहारिक एवं जटिल है। तीसरी आलोचना यह है कि इसमें मानव कल्याण तथा उसकी आर्थिक समस्या को सुलझाने से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने तो केवल उसकी समस्याओं को बढ़ा दिया, सुलझाया नहीं। तो इसलिए भी प्रोफेसर रॉबिन्स की आलोचना की गई। अब देखिए, इसके बाद में आती है आपकी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं, जो प्रोफेसर जे के मेहता ने दी है। और जे के मेहता के द्वारा दी गई जो परिभाषा है, यानी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं, जिन्हें हम वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन बोलते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर जे के मेहता क्या कहते हैं भाई? इनके जो परिभाषा दी है इन्होंने, वह यह दी है कि प्रोफेसर जे के मेहता ने अर्थशास्त्र को या अर्थशास्त्र की परिभाषा पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों से बिल्कुल भिन्न प्रकार की दी। इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति वाले लोगों से बिल्कुल हटकर की परिभाषा दी है। और इन्होंने जो परिभाषा दी है वह यह दी है कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मवाद में, यानी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मवाद के विचार पर इनकी जो परिभाषा है, प्रोफेसर मेहता अर्थशास्त्र की आवश्यकताओं को संतुष्टि के बजाय उनकी अंत करने से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? उसकी संतुष्टि नहीं, उसके अंत करने की ओर लेके जाते हैं कि भाई आवश्यकता रहे ही नहीं। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वह दी है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। अर्थशास्त्र को विज्ञान कह रहे हैं कौन? प्रोफेसर जे के मेहता। क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसमें आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब देखिए, इनकी जो परिभाषा है उसकी विशेषता क्या है, यह देखते हैं। तो देखिए, इनकी जो विशेषताएं हैं वह यह है कि आवश्यकता को कम करके
अंततः उसे समाप्त करने पर जोर देते हैं। दूसरी इनकी जो विशेषता है वह यह है कि इसमें नैतिक विचारों का समावेश किया गया है। तीसरी विशेषता यह है कि अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकता विहीनता की आवश्यकता में ही संभव है। इनकी विशेषताएं यह हैं, यह केवल आवश्यकताओं को कम करने के बाद में धीरे धीरे करके उसे अंत करने की ओर लेके जाते हैं, यानी ख़त्म ही करना चाहते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर जे.के. मेहता की भी आलोचना हुई। अब प्रोफेसर जे.के. मेहता की जो आलोचना हुई है वह क्या आलोचना हुई, तो देखिए इनकी जो आलोचना की गई वह यह की गई कि प्रोफेसर मेहता का जो दृष्टिकोण है वह अव्यवहारिक है। अर्थशास्त्र ने कहा कि प्रोफेसर जे.के. मेहता का दृष्टिकोण अव्यवहारिक है, यानी व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो समाज में रहता है वह अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है, और जब पूर्ति करना चाहता है तो यदि मेहता की परिभाषा को स्वीकार कर भी लिया जाए तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मीन्स अर्थशास्त्र रहेगा ही नहीं। जब किसी भी व्यक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो उसको आर्थिक क्रियाएं करने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो इसलिए इनकी भी परिभाषा की आलोचना की गई। अब देखिए, फिर आती हैं विकास केंद्रित परिभाषाएं या आधुनिक परिभाषाएं। अब यह जो परिभाषाएं दी हैं वह किसने दी, के.जी. सेठ ने, हेनरी ने और सैमुएल्सन ने। तो के.जी. सेठ, सैमुएल्सन और हेनरी की जो परिभाषाएं हैं वह क्या क्या है देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आधुनिक या विकास केंद्रित जो परिभाषाएं हैं जिन्हें ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन बोलते हैं वह क्या है। तो देखिए, सन 1932 यानी 1932 के बाद अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है उस विषय सामग्री में बहुत अधिक विकास हो चुका है। अब यह स्वीकार किया जाता है कि रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को पूर्ण तथा सही रूप से प्रकट नहीं करती, चूँकि रॉबिन्स की परिभाषा में ना तो राष्ट्रीय आय व रोजगार के स्तर का निर्धारण का, न ही आर्थिक विकास के सिद्धांत का समावेश है। इसलिए रॉबिन्स की जो परिभाषा है वह अपर्याप्त है। अब ऐसी परिभाषा की आवश्यकता है जो सीमित साधनों का वितरण व आर्थिक विकास दोनों बातों को शामिल कर सके। अब देखिए, जो दोनों बातों को शामिल करेगा तो इसमें एक अर्थशास्त्री हुए जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे और उनका नाम था प्रोफेसर सैमुएल्सन। क्या नाम था? प्रोफेसर सैमुएल्सन। तो प्रोफेसर सैमुएल्सन ने जो परिभाषा दी वह क्या है? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से अथवा मुद्रा की सहायता के बिना किसी प्रकार का अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और उनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान या भविष्य में बांटने के लिए करते हैं। अब देखिए, सैमुएल्सन ने अपनी परिभाषा में विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाकर अर्थशास्त्र को स्थैतिक के स्थान पर यानी स्टैटिक के स्थान पर गत्यात्मक यानी डायनामिक बना दिया और इन्होंने डायनामिक स्वरूप दे दिया उसे। जब डायनामिक स्वरूप दिया
तो फिर क्या हुआ, तो अर्थशास्त्र के अब क्षेत्र की बात आ जाती है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। अब देखिए प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अब सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है यानी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें प्रोफेसर कीन्स क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातों को या महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है। और वह जो महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है वह क्या है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। सर्वप्रथम बात आती है कि अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है वह क्या है। फिर दूसरी बात इसमें आती है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है। तीसरी बात इसमें आती है कि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की सीमाएं, इनका हम अध्ययन अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनके लिए भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।